नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया। प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए मिशन मोड में 125 दिन का अभियान चलाया जाएगा। श्री मोदी ने ग्रामीण गरीबों के कल्याण और रोजगार के लिए महाअभियान की शुरुआत के अवसर पर आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, कल सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री के बयान की कुछ लोग भ्रामक व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं। एयर चीफ मार्शल ने कहा, लेह में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए वायुसेना पूरी तरह से तैयार। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत किया। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आज एक साथ 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान स्थानीय स्तर पर अवसंरचना निर्माण के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में मददगार होगा। आज खगड़िया से शुरू हो रहा यह गरीब कल्याण रोजगार अभियान इसी भावना, इसी जरूरत को पूरा करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 6 राज्यों के 116 जिलों में ये अभियान पूरे जोर शोर से चलाया जाएगा। हमारा प्रयास है कि इस अभियान के जरिए श्रमिकों और कामगारों को घर के पास ही काम दिया जाए। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लद्दाख में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए बलिदान होने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित हुए कहा कि वे चाहते हैं कि इस घड़ी में पूरा देश इन जवानों और इनके परिवारों के साथ खड़ा हो। लद्दाख में हमारे वीरों ने जो बलिदान दिया, देश तो सेना पे गर्व करता ही है, लेकिन आज जब मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है और जिन वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया है उनके प्रति नमन करता हूं। बिहार के भी हमारे जो साथी जिन्होंने बलिदान दिया है उनके प्रति मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों को भी आज जब बिहार से बात कर रहा हूं तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश आपके साथ है, देश सेना के साथ है, देश उसके उज्जवल भविष्य के लिए कृतसंकल्प है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज से गरीब ग्रामीण जनता के कल्याण और रोजगार के लिए एक व्यापक अभियान की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। श्री मोदी ने कहा कि देश गरीब लोगों की आवश्यकताओं को समझता है और उनका ये अभियान उनकी इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है। इसके माध्यम से गरीब ग्रामीण जनता को उनके घर के पास ही रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक, आज गरीब के कल्याण के लिए, उसके रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान समर्पित है हमारे श्रमिक भाई बहनों के लिए, हमारे गांवों में रहने वाले नौजवानों, बहनों, बेटियों के लिए। इनमें से ज्यादातर वो श्रमिक हैं जो लॉकडाउन के दौरान अपने घर वापस लौटे। वो अपनी मेहनत और हुनर से अपने गांव के विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो जब तक अपने गांव में हैं, अपने गांव को आगे बढ़ाना चाहते हैं। श्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के कारण कई कुशल कामगार अपने घर लौट गए। ऐसे में इन कुशल मजदूरों की मदद से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत निर्माण को बढ़ावा देकर संकट की इस घड़ी को अवसर में बदलना चाहती है। मेरे श्रमिक भाई बहनों के इस काम को जब मैंने जाना, उनकी देशभक्ति को, उनके कौशल ने मेरे मन को एक प्रेरणा दी। उसी में से मुझे आइडिया आया कि ये कुछ करने वाले लोग हैं और उसी में से इस योजना का जन्म हुआ है। आप सोचिए कितना टैलेंट इन दिनों वापस अपने गांव लौटा है। देश के हर शहर को गति और प्रगति देने वाला श्रम, हुनर जब खगड़िया जैसे ग्रामीण इलाकों में लगेगा तो इससे बिहार के विकास को भी कितनी नई ऊर्जा मिलेगी, नई गति मिलेगी।
गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत आपके गांव के विकास के लिए, आपको रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का ये प्रयास है कि मजदूरों को उनके घर के पास ही रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि अब तक ये मजदूर शहरों के विकास में योगदान देते रहे, लेकिन अब वे अपने गांवों का विकास करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसकी मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाएं बनाई जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि मजदूरों के कौशल की पहचान की जा रही है ताकि उन्हें उनके हुनर के हिसाब से रोजगार दिया जा सके। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में ग्रामीण भारत के योगदान की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों ने जिस तरह से इस संकट का सामना किया है वो शहरों के लिए एक बड़ी सीख है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार कोरोना महामारी के मौजूदा समय में इस बात का पूरा ध्यान रख रही है कि गांवों में रहने वाले लोगों को किसी भी तरह का कर्ज न लेना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से पहले आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई है और इस अभियान के शुरू होने के कुछ सप्ताह के भीतर ही इस पर 1.75 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 3 महीने में 80 करोड़ गरीब परिवारों को राशन उपलब्ध कराने का काम भी किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में सीधे डाली गई। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में गरीब लोगों के खाते में सीधे पैसा हस्तांतरित करने के लिए जरूरी अवसंरचना विकसित की जा चुकी थी। उन्होंने कहा कि एक आत्मनिर्भर भारत के लिए किसानों का आत्मनिर्भर होना भी जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार ने पिछले कुछ दिनों में कई अनावश्यक कानूनों को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब किसान बिना किसी बाधा के कहीं भी और किसी को भी अपने उत्पाद बेच सकते हैं। प्रधानमंत्री ने बिहार के खगड़िया जिले में तेलिहार गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा कुछ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित थे। ये अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के समन्वित प्रयासों से शुरू किया गया है, जिनमें ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन और राजमार्ग, खान, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, सीमा सड़क, दूरसंचार और कृषि मंत्रालय शामिल हैं। ये अभियान बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान के 116 ऐसे जिलों में चलाया जाएगा जहां लौटे प्रवासी मजदूरों की संख्या 25,000 से ज्यादा है। इनमें 27 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं। इन जिलों में यह अभियान सामान्य सेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से चलाया जाएगा। योजना को मिशन मोड में 125 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत प्रवासी मजदूरों को 25 विभिन्न प्रकार के रोजगार उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी ढांचागत विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के शुभारंभ के मौके पर खगड़िया जिले के तेलिहर पंचायत के प्रवासी श्रमिकों से बातचीत की। इस दौरान श्री मोदी ने कामगारों से लॉकडाउन के दौरान हुए अनुभव को गौर से सुना। प्रधानमंत्री ने कामगारों के जज्बे को सलाम किया। श्री मोदी ने कहा कि इस अभियान के जरिए कुशल कामगारों की शक्ति का उपयोग होगा और ग्रामीण इलाकों का चहुमुखी विकास भी। लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न भागों से लगभग 35 लाख कामगार बिहार लौटे हैं। इसे देखते हुए राज्य के 38 में से 22 जिलों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश प्रवासी मजदूरों की भावनाओं और जरूरतों को समझता है। बिहार के खगड़िया जिले से शुरू किया गया ये अभियान इन्हीं भावनाओं और जरूरतों को पूरा करने का एक बड़ा माध्यम साबित होगा। कोविड महामारी पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक बड़ी आपदा है जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है, लेकिन इसने भारत के गांवों को मुकाबला करने की एक नई सीख दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस योजना में मध्य प्रदेश के 24 जिलों को भी शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में 7.5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक अब तक राज्य में लौट आए हैं। इसके अलावा राज्य की 72% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। राज्य में 56,000 से अधिक गांव हैं, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान राज्य में ग्रामीण रोजगार की दिशा में एक वरदान साबित होगा।
आदिवासी बहुल खंडवा जिले में जिला पंचायत के सीईओ रोशन कुमार सिंह ने इस अभियान को बहुत उपयोगी बताया। इस योजना में जितने हमारे जिले में प्रवासी मजदूर आए हैं उनको विभिन्न योजनाओं के तहत उन्हें हमें राहत पहुंचानी है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट उसमें काम है वो ये है कि जितने हमारे लोग आए हैं उनको विभिन्न योजनाओं के तहत रोजगार देना। जैसे मनरेगा में अभी हमारा सबसे ज्यादा चल रहा है। राज्य में मनरेगा के तहत लगभग 2 लाख कामों में 25 लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है। इसी तरह श्रम सिद्धि अभियान में लगभग 8,38,000 कामगारों को नए जॉब कार्ड प्रदान किए गए हैं। प्रदेश में श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन भी किया जा रहा है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ग्रामीण आबादी को जीवन यापन के अवसर प्रदान करने के गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत ओडिशा के 4 जिलों को भी शामिल किया गया है। वहीं झारखंड में हजारीबाग, गोड्डा और गिरिडीह जिले भी इसमें शामिल किए गए हैं। इस अभियान के अंतर्गत इन जिलों में वापस लौटे 45,000 प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। गिरिडीह के उपायुक्त ने आकाशवाणी को बताया, प्रधानमंत्री गरीब रोजगार कल्याण योजना के अंतर्गत जिले के जितने भी प्रवासी मजदूर बाहर से लौटकर आए हैं उन सभी की स्किल मैपिंग करते हुए उनको जिले स्थित मीडियम, माइक्रो तथा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में अप्रेंटिसशिप की कार्रवाई करवानी है। तालुक में जिले के जितने भी इस प्रकार के एमएसएमई के एस्टैब्लिशमेंट है उनका सर्वे किया जा रहा है। प्रवासी मजदूर मोहम्मद अमीन का कहना है कि लॉकडाउन के कारण वे कई महीनों से मुंबई में बेरोजगार थे, लेकिन अब गांव में काम मिलने की हालत में वे अपने परिवार के साथ यहीं रहना चाहेंगे। पैसे ना होने की वजह से सब लोग परेशान थे। हम यहाँ पे आने के बाद ऐसे जब मुश्किल दौर में थे तो हमारे जो मुखिया जी थे वो हमारी हेल्प किए। हमारे लिए मनरेगा का काम शुरू हुआ, इससे हमें काम मिला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आज कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा कल सर्वदलीय बैठक में की गई टिप्पणियों की कुछ लोगों द्वारा गलत व्याख्या की जा रही है। कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री इस बारे में स्पष्ट थे कि भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा में फेरबदल करने के किसी भी प्रयास का दृढ़ता से जवाब देगा। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों की अतीत में की गई उपेक्षा के विपरीत सेना अब वास्तविक नियंत्रण रेखा के किसी भी उल्लंघन से अब निर्णायक तरीके से निपटती है। सर्वदलीय बैठक में इस बात पर आम सहमति थी कि इस मामले में सरकार और सशस्त्र सेनाओं को पूरा समर्थन दिया जाना चाहिए। सर्वदलीय बैठक में यह भी बताया गया कि इस बार चीनी सेना नियंत्रण रेखा पर बहुत बड़ी संख्या में आई थी, लेकिन भारतीय प्रतिक्रिया उसके अनुरूप ही थी। नियंत्रण रेखा पर घटना के बारे में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसा का कारण चीनी सेनाओं द्वारा नियंत्रण रेखा के दूसरी ओर पक्के ढांचे के निर्माण की कोशिश थी और वे इसे हटाने को भी तैयार नहीं थे। सर्वदलीय बैठक की चर्चा में प्रधानमंत्री की टिप्पणियां 15 जून की गलवान घाटी की घटनाओं पर मुख्य रूप से केंद्रित थीं। प्रधानमंत्री ने सशस्त्र बलों की वीरता और देशभक्ति की सराहना की, जिन्होंने वहां पर चीन के प्रयासों को असफल कर दिया। प्रधानमंत्री की टिप्पणी कि नियंत्रण रेखा के हमारी तरफ चीन की सेनाओं की कोई उपस्थिति नहीं है, हमारी सेना द्वारा की गई कार्रवाई के परिणाम पर आधारित थी। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि सशस्त्र बल सीमाओं की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बैठक में कुछ अवैध कब्जों के बारे में विस्तार से बताया गया। पिछले 60 वर्षों में 43,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का क्षेत्र जिन परिस्थितियों में हमारे हाथ से निकल गया, उसके बारे में देश अच्छी तरह से वाकिफ है। यह भी स्पष्ट किया गया कि ये सरकार नियंत्रण रेखा पर किसी भी तरह के एक तरफा परिवर्तन को मंजूर नहीं करेगी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया ने कहा है कि वायुसेना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात को देखते हुए किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वायुसेना प्रमुख ने आज हैदराबाद में पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि वायुसेना युद्ध की संभावना को नहीं देखती। उन्होंने कहा कि वायुसेना ने संबंधित क्षेत्र में निगरानी समेत सभी आवश्यक उपाय किए हैं। We are aware of the full situation. हम स्थिति से पूरी तरह वाकिफ हैं, चाहे वो LAC हो या उसके पार सैनिकों की तैनाती या वायुसेना। सभी प्रकार की स्थिति का हमने विश्लेषण किया है। हमने वो सभी कार्रवाई की है जो इस तरह के हालात से निपटने के लिए आवश्यक है। That may come up with this kind of deployment. श्री राकेश भदौरिया ने कहा कि लद्दाख में शहीद जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस बलिदान ने ये साबित किया है कि सेना देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित है। उन्होंने आगे कहा कि सैन्य स्तर पर बातचीत के बाद समझौते का चीन द्वारा स्पष्ट उल्लंघन करने के बावजूद गलवान घाटी में मौजूदा स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वायुसेना प्रमुख ने स्पष्ट किया कि सेनाएं किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए सक्षम है और उनकी उपयुक्त तैनाती की गई है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने आज तड़के जम्मू डिवीजन के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बीएसएफ के एक गश्ती दल ने इस ड्रोन को अग्रिम सीमा चौकी पंसार के पास उड़ते देखा और सीमा क्षेत्र के 250 मीटर के अंदर इसे मार गिराया। ड्रोन से 8 हथगोले और अमेरिका निर्मित एक राइफल बरामद की गई है। इस राइफल में इस्तेमाल होने वाली स्टील की गोलियां बुलेट प्रूफ वाहनों को भी भेज सकती हैं। बीएसएफ और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच की जा रही है। और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया। प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए मिशन मोड में 125 दिन का अभियान चलाया जाएगा। श्री मोदी ने ग्रामीण गरीबों के कल्याण और रोजगार के लिए महाअभियान की शुरुआत के अवसर पर आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, कल सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री के बयान की कुछ लोग भ्रामक व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं। एयर चीफ मार्शल ने कहा, लेह में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए वायुसेना पूरी तरह से तैयार। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में नवनिर्वाचित 61 सदस्यों का स्वागत किया है। श्री नायडू ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि 20 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि तथा निर्दलीय के रूप में चुनकर आए ये सदस्य देश की राजनीति में विविधता को दर्शाते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वे नए सदस्यों से मिलने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि अब सदन में अनुभवी और पहली बार चुनकर आए सदस्यों की एक नई टीम बनेगी। श्री नायडू ने कहा कि राज्यसभा का सदस्य बनना गौरव की बात है। ये सदन देश की संघीय व्यवस्था के सिद्धांतों पर बना है और कानून बनाने के साथ साथ शासन के मामले में सरकार के लिए दिशा निर्देश भी जारी करता है। राज्यसभा की 19 सीटों के लिए कल 8 राज्यों में चुनाव हुआ। इनमें गुजरात की 4 सीटों में से 3 पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के अभय भारद्वाज, रमीलाबेन बारा और नरहरि अमीन ने जीत दर्ज की। चौथी सीट पर कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल जीते। वहीं राजस्थान की 3 सीटों में से 2 पर कांग्रेस जबकि 1 पर भाजपा ने जीत दर्ज की। मध्य प्रदेश में भाजपा के ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी जबकि कांग्रेस से दिग्विजय सिंह निर्वाचित हुए हैं। उधर झारखंड में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन निर्वाचित घोषित किए गए। आंध्र प्रदेश से राज्यसभा की सभी 4 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी हुए हैं। पार्टी के उम्मीदवार पिल्ली सुभाष चंद्र बोस, मोपी देवी वेंकट रमणा राव, अला अयोध्या रामी रेड्डी और परिमल नटवानी ने जीत दर्ज की। मणिपुर में भाजपा उम्मीदवार लिशेम्बा सनाजाओबा राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए निर्वाचित हुए हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह ने नवनिर्वाचित सदस्य को बधाई देते हुए कहा कि जनता ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को सहयोग और स्नेह दिया है। श्री सिंह ने कहा कि चुनाव से पता चलता है कि उनके पास स्थायी सरकार के लिए पर्याप्त बहुमत है। मिजोरम नेशनल फ्रंट MNF के उम्मीदवार वनलाल वेना को मिजोरम से निर्वाचित घोषित किया गया है। कर्नाटक के सभी 4 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे। यहां से पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, भाजपा के इरन्ना कड्डी और अशोक गस्ती राज्यसभा के लिए चुने गए। अरुणाचल प्रदेश से भाजपा उम्मीदवार नबाम रेबिया भी निर्विरोध चुने गए। इससे पहले 42 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो, 2 बात करो, कुछ मदद करो, कोरोना के चलते याद रखो, घर की सफाई ना भूलना, हाथों को धोना मत भूलना, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। अरे
अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर 54.12% हो गई है। अब तक कुल 2,13,831 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 9,120 मरीज ठीक हुए। फिलहाल देश में 1,68,269 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 14,516 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमित रोगियों की संख्या 3,95,048 हो गई है। देश में किसी एक दिन में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए हैं। एक दिन में 375 लोगों की मौत होने के साथ ही देश भर में मृतकों की संख्या 12,948 हो गई है। इसके साथ ही देश में मृत्यु दर 3.27% हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अधिकारी ने कहा है कि देश में पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न प्रयोगशालाओं में 1,89,869 नमूनों की जांच की गई। ये एक ही दिन में जांच की सबसे अधिक संख्या है। अब तक 66,16,496 नमूनों की जांच की जा चुकी है। परिषद सरकारी और निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं को अनुमति देकर जांच सुविधाएं लगातार बढ़ा रही है। अब देश में 974 प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की जांच की जा रही है। इनमें 715 सरकारी और 259 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 पर प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रोमेटोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने, हाथों को बार बार धोने और खांसते छींकते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। वायरस का क्योंकि कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो बिहेवियरल थेरेपी है लाइक हैंड हाइजीन, हाथों का बार बार धोना सोप वाटर से 20 सेकंड तक, या फिर हैंड सैनिटाइजर यूज करना, सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, कॉफ एटिकेट्स, खांसने छींकने का एक प्रॉपर तरीका जो है वो समझना और उसको फॉलो करना। भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा है कि कोविड-19 के मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले में बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए उठाए गए उपायों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की है। राज्य में प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के इस आपदा काल में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए। कल अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में मौजूद सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए 108 और 102 सेवा के साथ ही सभी निजी नर्सिंग होम की एम्बुलेंस को मरीजों के इस्तेमाल में लगा दिया जाए और उनमें न केवल पीपीई किट, सैनिटाइजर और N95 मास्क की मौजूदगी हो, बल्कि उन्हें 10 मिनट के भीतर मरीज तक पहुंच जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से इस महीने के अंत तक प्रदेश में कोविड बेडों की संख्या 1.5 लाख तक पहुंचाने के साथ ही लेवल 2 प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाने
में और L1 तथा L2 श्रेणी के अस्पतालों में आयुष डॉक्टरों की मौजूदगी सुनिश्चित करने को कहा है। प्रदेश के अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन काउंटर की संख्या बढ़ाने के साथ ही अस्पतालों के परिसर में विस्तार के भी निर्देश दिए गए हैं, जहां पर्याप्त संख्या में स्ट्रेचर और व्हील चेयर मरीजों के लिए मौजूद रहें। मुख्यमंत्री ने लोगों के बीच कोरोना को लेकर जागरूकता बढ़ाए जाने के लिए प्रचार प्रसार अभियान को तेज करने और इसमें दूरदर्शन और आकाशवाणी जैसे माध्यमों का इस्तेमाल करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। छत्तीसगढ़ में अब निजी अस्पतालों में भी कोविड के मरीजों का निःशुल्क उपचार हो सकेगा। इसके लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने अनुमति देने के साथ ही इलाज के लिए पैकेज भी तय कर दिया है। छत्तीसगढ़ में अभी तक कोविड-19 के मरीजों का उपचार सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही हो रहा था, लेकिन अब राज्य शासन ने इस बात की अनुमति दे दी है कि निजी अस्पतालों में भी कोरोना संक्रमित मरीजों का निःशुल्क इलाज हो सकेगा। यह इलाज सिर्फ उन्हीं अस्पतालों में हो सकेगा जो आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और छत्तीसगढ़ की डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अनुबंधित हैं। राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने सिर्फ उन्हीं निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज की अनुमति दी है जहां 50 या उससे अधिक बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही अनुबंधित निजी अस्पतालों में कुल बिस्तर क्षमता का न्यूनतम 10% ICU होना अनिवार्य है। साथ ही वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सुविधा होना भी जरूरी होगा। स्वास्थ्य विभाग की तकनीकी समिति निजी अस्पतालों में मौजूद सुविधाओं का परीक्षण करेगी और इस समिति की अनुशंसा के बाद ही इलाज की अनुमति दी जाएगी। इन अस्पतालों को सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। चेन्नई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। चंडीगढ़ में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। देहरादून में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। हैदराबाद में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। बेंगलुरु में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। अहमदाबाद में भी सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। भोपाल में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। पटना में दोपहर या शाम को बारिश हो सकती है। शहर का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 15 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे इस 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए घर में रहकर अपने परिजनों के साथ मनाएं। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार ये दिवस हम बेहद असामान्य परिस्थितियों में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम घर पर योग और परिवार के साथ योग है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया। प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए मिशन मोड में 125 दिन का अभियान चलाया जाएगा। श्री मोदी ने ग्रामीण गरीबों के कल्याण और रोजगार के लिए महाअभियान की शुरुआत के अवसर पर आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, कल सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री के बयान की कुछ लोग भ्रामक व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं।
एयर चीफ मार्शल ने कहा, लेह में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए वायुसेना पूरी तरह से तैयार। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।